बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आपके साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स शेयर कर रही हूँ। इन नोट्स के बाद कोई नोट्स नहीं आएंगे और ये कंप्लीट सीरीज़ होगी। अब मैंने इसलिए थोड़ा टाइम लेके और मैंने सोचा कि पार्ट 2 में सारे ही साथ में हों। वो मैंने बहुत कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें, और ये टू द पॉइंट नोट्स हैं। इन टॉपिक्स पे अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप गूगल से आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में है। ये रिवीजन किया लास्ट मिनट के लिए। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, इसमें प्रायोरिटी होती है और प्रायोरिटी हम सेट कर देते हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेस जो हमने ज़ीरो पे आएगा उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, उसको सबसे पहले मिलेगा। जब दो प्रोसेस इकट्ठे हो जाएंगे तब हमें देखना है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, और जिसकी हाई प्रायोरिटी हाई है उसको हम फिर सीपीयू जो है असाइन कर देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ज़ीरो पे ये आपने बात, जैसे कोई भी हो ज़ीरो पे जो भी आएगा फिर उसको आपने हैंडल करना है, लेकिन अगर जब दो इकट्ठे हो जाते हैं तो तब आपने क्राइटेरिया देखना है। नेक्स्ट है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या है, सिस्टम प्रोसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है और बैच प्रोसेस है। हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस की होती है, मीडियम प्रायोरिटी इंटरेक्शन वाले की होती है, लोएस्ट बैच प्रोसेसिंग की होती है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें स्टारवेशन आती है, बिकॉज लो प्रायोरिटी नेवर गेट अप टू परसीव बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी। सोल्यूशन क्या है, यूज़ ऑफ फीडबैक क्यू। तो हम इसमें फीडबैक क्यू क्या ये कहता है कि मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ क्यू होनी चाहिए, ऐसे ही सब क्यू के लिए एल्गोरिदम भी मुख्तलिफ होंगे। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या है कि जी प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है जब वो एक ही सिस्टम पे एक साथ चल रहे हों। दो तरह के मोड्स हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के, पैरेलल और सीरियल। और पैरेलल में भी आगे दो हैं, एक तो कोऑपरेटिव प्रोसेस आती है और एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एक ही एग्जीक्यूशन दूसरे पर असर नहीं डालती, ये इंडिपेंडेंट है। और दूसरा कोऑपरेटिव में कहते हैं कि एक ही एग्जीक्यूशन दूसरे पे असर डालती है। इसमें वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि वो शेयर कर रहे होते हैं समथिंग वेरिएबल मेमोरी कोड या रिसोर्सेज। वी कैन नॉट पॉज सीपीयू, हम सीपीयू को रोक नहीं सकते, ठीक है। वी कैन नॉट पॉज सीपीयू। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में आप अगर आपने पढ़ी है पहले से, आपने इंशाल्लाह पढ़ी होगी, तो इसमें थोड़ा सा मैं करूँ कि उसमें क्या होता है कि सारी ये जो रेड में लिखा हुआ है लोड, ये तीन जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इसमें ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो शेयर हो रही हैं। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है स्पूलर। और स्पूलर वो क्या होता है, स्पूलर एक प्रोग्राम है। और जब मुख्तलिफ मल्टीपल यूज़र जो होते हैं वो एक पेरिफेरल डिवाइस को असेस करते हैं तो इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके भी चार फंक्शन है। ये एम्प्टी स्लॉट का बताता है, जो एम इन है ये एम्प्टी स्लॉट का बताता है, ठीक है। अगर कोई दो इकट्ठे आ जाए, दोनों कोड को शेयर करेंगे तो दोनों में से P1 रजिस्टर में लेगा। P1 I3 के बाद, तो इसमें क्या होगा कि दोनों जो है P1 जो है I3 के बाद प्रीएम्प्ट होगा। ये इसमें मैंने एग्जांपल में स्पूलर डायरेक्टरी जो है वो बताई हुई है कि इसमें अब दो आए, P2 आएगा, P2 रजिस्टर R2 में जाएगा, दोनों एक ही लोकेशन पर फाइल रखेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, उससे क्या होगा, डाटा लॉस हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है कि ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज एंड शेयर वेरिएबल्स आर ऑकर्ड बाय वेरियस प्रोसेस। टू सिनेरियो होते हैं इसके, टू सिनेरियो। इसमें पहले क्या है, कोऑपरेटिव विच शेयर समथिंग, और कॉन्करेंट मल्टीपल प्रोसेस रन एट सेम टाइम। और एक ही जो है एग्जीक्यूशन वो दूसरे को है वो नहीं करेगी, उसको अफेक्ट नहीं करेगी, ये इसमें बताता है। दो प्रोग्राम जब भी मतलब मेमोरी को शेयर करेंगे तो उसके चार रूल्स हैं। वो चार रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, मतलब अगर एक जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो तो दूसरा ना आ सके, इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब एक अगर बंदा बाथरूम में है तो दूसरा नहीं जा सकता, एक टाइम पे एक ही जा सकता है। प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस में क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो खुद नहीं कुछ करने दे, खुद भी नहीं करते और किसी को भी नहीं करने देते। मतलब P1 में गलती से कुछ ऐसा कोड लिखा गया है जो P2 को प्रोसेस नहीं होने देगा। अब बाउंडेड वेट, ये क्या होता है कि इसमें इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टारवेशन। बाउंडेड वेट जो है, स्टारवेशन क्या होता है कि बहुत लंबा वेट हो जाता है और इसमें आप वेट पे ही रहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। नो अजम्पशन रिलेटेड और स्पीड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर एक प्रोग्राम बनाया तो आप बताएं कि ये प्रोग्राम इतने पे ही चलेगा और इससे कम पे नहीं चलेगा, 32 बिट पे होना चाहिए, कि हार्डवेयर का इसमें कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। अब सीमाफोर क्या होता है, इट इज़ अ मेथड अ टूल टू प्रिवेंट रेस कंडीशन। अब सीमाफोर जो है ये क्रिटिकल सेक्शन में हम यूज़ करते हैं सेमाफोर्स को।
तो उससे हम कैसे कोडिंग करते हैं। सेमाफोर्स बाइनरी भी होती है और काउंटिंग भी होती है। जो काउंटिंग वाले वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। सेमाफोर इज़ एन इंटीजर वैल्यू, ये हमेशा इंटीजर वाले विच इज़ यूज इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैनर। देखा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में यूज़ होते हैं। अब पी इसके ये प्रोसेस को जो का बनाते हैं वो पी, और पी है डाउन या वेट हम यूज़ करते हैं। डाउन अगर यूज़ करेंगे तो उसका अपोजिट अप आएगा, वेट करेंगे तो फिर उसके अपोजिट तीन आ सकते हैं, सिग्नल, पोस्ट और रिलीज़ वाला। ठीक है, यह चीज़ें आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में वो पूछ सकते हैं। अब डेडलॉक क्या होता है? इफ़ टू और मोर आर वेटिंग ऑन हैपनिंग सम इवेंट, के दो प्रोसेस हैं वो चाह रहे हैं कि कुछ हो लेकिन वो नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहते हैं? डेडलॉक। तो डेडलॉक को भी हम अब सीमाफोर मैंने पहले आपको बता दिया, अब हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि डेडलॉक को हम सीमाफोर्स को कैसे यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। अब जैसे इस शक्ल में लिखा हुआ है, ये सर्कुलर वेट है, इसकी भी चार हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट नहीं होना चाहिए और सर्कुलर वेट नहीं होना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये अब क्या करेगा? इसे बोलते हैं RAG। इसमें प्रोसेस होता है, रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को वर्टिक्स होते हैं और मल्टी इंस्टेंस को हम ये देखे ज़्यादा नुक्ते लगे हुए हैं और सिंगल इंस्टेंस को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एजेस होती हैं। अब इसमें रिक्वेस्ट वाला जो होगा, रिक्वेस्ट वाली जो एजेस है, मतलब जो प्रोसेस से एज निकल रही होगी वो जाहिर करेगी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो उस तक एज जा रही होगी वो कहीं जाहिर करेगी कि वो उसने ये इसके पास है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ये इससे रिलेटेड है रीडर राइडर प्रॉब्लम, तो ये इसका आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि वो क्या होती है, और डायनिक फिलोसफर, और ये दोनों को हम सीमा फोर से हल कर सकते हैं। दोनों या बहुत ज़्यादा को कर रहा है तो कोई मसला नहीं, मतलब इसमें जो रीडर राइडर प्रॉब्लम है ये असल में डाटा स्ट्रक्चर्स में होती है, और डायनिक फिलोसफर वाली प्रॉब्लम जो है वो फिलोसफर्स के लिए डिज़ाइन की थी, और इन दोनों में हम सीमा फोर्स, और इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है ब्राउन पेंसिल से, कि जो लास्ट वाला जो है किसी भी लास्ट की बजाय इसका सलूशन क्या है कि जो लास्ट वाला जो कम्बिनेशन है आप उसका जो है वो चेंज कर दें सीक्वेंस, या उसके अलावा किसी भी एक पांचों में से किसी एक का सीक्वेंस जो है वो आप चेंज कर दें, तो कभी भी डेडलॉक ऑकर नहीं हो। तो आपने इन दोनों में से किसी का, इन सब में से किसी एक का पैटर्न जो है वो चेंज कर दें तो कभी भी डेडलॉक अकर नहीं होगा। तो बस आप ये थोड़ा सा नोट्स में से पढ़ लें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो है वो है सिंगल इंस्टेंट रिसोर्सेज। तो ये कैसे एलोकेट होते हैं रैग में, और ये एक ग्राफ हम बना लेते हैं। वैसे तो आप मैनुअली मेंटली भी देख सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ बना ले तो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ग्राफ में कि देखिए रिसोर्सेज है, एक पास एलोकेट है, एलोकेटेड जो एलोकेटेड है और जिनकी रिक्वेस्ट कर रहे हो। जो एलोकेटेड है, जो R1 के पास देखें, R1 के पास P1 की वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट वाला है वो वहाँ पे उस पर 1 हम मेंशन करेंगे, और जहाँ पे उसको ज़रूरत है, मतलब जो उसको अलॉट है उस पर 1 या उतने नंबर के जितने रिसोर्सेज उसके पास हैं वो लिखेंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम एज आप ये बैंकर्स एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है। एलोकेशन है, इसमें एक और ऐड हो जाता है कि मैक्सिमम उसे नीड कितनी है, अवेलेबिलिटी क्या है, और इस हिसाब से आप वो 1 बाई 1 ये सब फर्स्ट 1 आपको दिया होगा, जैसे 332 है ना, ये मेंशन होगा, और बाकी हो सकता है कि ऐसी कोई कैलकुलेशन आ जाए, वैसे अल्लाह करे ना ही आए। नेक्स्ट ये है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि वो रैम को मैनेज करने के मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं। सीपीयू है और इन कुछ सीपीयू चाहिए होता है प्रोसेस को, या वो आईओ करते हैं। तो रैम में 4 MB है और प्रोसेस भी 4 MB का है, तो ये बराबर होते हैं। लेकिन अगर ये बराबर ना हो तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है वो हम आगे देखेंगे। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन सी हैं? ठीक है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, फिक्स्ड है, वेरिएबल। और इसमें फिक्स्ड में क्या होता है कि फिक्स्ड की मेमोरी को फिक्स जो है वो डिवाइड किया जाता है, लेकिन उसकी डिवीजन पहले हम मतलब जब हम उसे डिज़ाइन करते हैं तो तभी उसकी जो है वो पार्टीशन हो जाती है, लेकिन वेरिएबल में रन टाइम पे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस है जो है पार्टीशनिंग का। तो फिक्स में क्या होता है, ये हो कि फिक्स में ये नहीं है कि हमेशा चार, या एक चार का है तो सारे चार के होंगे, 4 6 2 ये इनिशियल वर्क डिसाइड हो जाता है कि ये इतने के होंगे।
उसके बाद फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट इसके बारे में लिखा हुआ है, और ये बड़े आसान सी जो है इनके पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आपको अगर आपके इससे रिलेटेड आपके पास कुछ है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें ये होना चाहिए था। जो आपको लगता है कि नहीं है तो वो इधर होना ज़रूरी है, आपको लगा कि ये होना चाहिए था। नेक्स्ट ये है मैपिंग। अब मैपिंग किस लिए की जाती है? तो अब इसमें हमने देखा कि पेज, जब हमने पीछे देखा है कि रैम है और रैम में पेजेस, तो आपकी ये जो है हमने देखा है कि जो जब हार्ड डिस्क में होते हैं तो वो पेजेस में होती है, और मेन मेमोरी में फ्रेम्स होते हैं, और पेज और फ्रेम का साइज़ ऑलवेज इक्वल होगा कि जो तभी मैपिंग होगी। अब इन दोनों के बीच में कैसे कि हार्ड डिस्क से कैसे पता चलेगा कि मेन मेमोरी में वो चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो उसको हम देखने के लिए उसमें बनाते हैं पेज टेबल्स। हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है और इस टेक्निक को कहते हैं मैपिंग। और पेज टेबल की जो एंट्रीज़ हैं वो जो मैंडेटरी है वो फ्रेम नंबर है पेज टेबल में कि कौन से फ्रेम में पड़ा हुआ है। पेज टेबल्स जो हैं वो हर प्रोसेस का अपना होता है, और पेज टेबल भी कहाँ होता है ये आपने जो है ये आपका खुद से टास्क है। चलिए बताइए। पेज टेबल जो है वो भी मेन मेमोरी के अंदर ही होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि मैंने आपको पहले बता दिया कि साइज़ ऑफ जो है पेज, वो साइज़ ऑफ जो है एल जो है उसका फ्रेम का, वो हमेशा बराबर होगा। ऑफसेट साइज़ देखे दोनों में एक ही बिट का होता है। ये थोड़े न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपने अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो आप जो है उसे आप नेट से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा पेज टेबल है फ्रेम नंबर्स, पेज टेबल आल्सो इन मेन मेमोरी, ठीक है। आगे उसके बाद हमने पढ़ी है इन्वर्टेड। अब इसके बाद है मल्टी लेवल पेजिंग। अब इफ़ पेज साइज इज़ ग्रेटर देन फ्रेम साइज देन क्या होगा, तो हम मल्टी पेजिंग करते हैं। वो कैसे होती है? फिजिकल एड्रेस है, ये देखिए 256 मेगाबाइट का, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 4 GB की, तो 1 GB किसके बराबर ऊपर लिखा हुआ 2⁻30 के। तो एल ए क्या बना और ऑफसेट क्या बना 12 क्योंकि ऑफसेट इसका 12 है और 16 है, और ये दोनों का कंपेरिजन करके ये न्यूमेरिकल मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, ये ज़रा आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब इन्वर्टेड, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल। पीटी विल इन मेन मेमोरी, पेज टेबल विल इन मेन मेमोरी इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल पीटीज। हम सबको रखने की बजाय एक बना देते हैं, ग्लोबल जो है वो हम बना देते हैं, और उसमें सारे प्रोसेस होते हैं जैसे नंबर है, और उस प्रोसेस की जो है आईडीज़ होती है और उनका साइज़ होता है, ठीक है। अब थ्रैशिंग क्या है? थ्रैशिंग जो है कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं थ्रैशिंग हो गई है, ठीक है। अब सेगमेंटेशन जो है इसका है हल डिफरेंस इन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। विदाउट नोइंग कोड जो है वो पेजिंग होती है, लेकिन कोड के हिसाब से जो है वो सेगमेंट बनते हैं, ठीक है। अब इसमें सेगमेंट्स में क्या होता है कि बेस एड्रेस होता है और साइज़ होता है, और ये हम चेक करते हैं कि कौन से बेस एड्रेस से लेके कहाँ तक जो है वो चल रहा है। अब ओवरले क्या है? ये प्रोसेस साइज इज़ बिगर देन मेन मेमोरी, अगर इससे भी बड़ा हो जाए तो ये हमें हेल्प करता है ओवरले। अब वर्चुअल मेमोरी जो है वो नॉट पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। ओवरले जब तब हमने तब यूज़ किया कि जब सेगमेंटेशन से काम नहीं बना, कि मतलब मेन मेमोरी में जो है वो सेगमेंट्स नहीं आ रही, लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा तो फिर हम उसके लिए ओवरले है करें, लेकिन जहाँ पे ओवरले ना काम हो जाए वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी के मतलब कोई भी साइज़ का प्रोसेस हो हम वो उसको प्रोसेस को वर्चुअल मेमोरी के थ्रू उसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो आजकल हम वर्चुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में हम देखते हैं कि जो है कि हम क्या करते हैं कि अगर एक पेज बुलाया है तो एक पेज आया तो उसके इर्द गिर्द वाले मतलब जो हमें एज्यूम कर लेते हैं कि जो अब हम नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं उनको पहले बुला के हम रख लेते हैं उसमें मेन मेमोरी में, या उसका पार्ट जैसे भी हमारी जो है जो काम हम कर रहे हैं जैसे सेगमेंट इशू पेजिंग के थ्रू या जैसे भी कंसेप्ट। ट्रांसलेट लुक साइड। अब इसमें क्या होगा? ट्रांसलेशन लुकोसाइड इज़ फास्टर देन बफर, टीएलबी एक्सेस टाइम इज़ लेस देन रैम, कैशे मेमोरी इज़ लिमिट इन स्पेस। तो ये इसकी थोड़े से मैंने पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं, बाकी आपने इसकी जो डिटेल पढ़नी है तो वो अगेन गूगल है जिंदाबाद। पेज रिप्लेसमेंट है अल्गो। अब इसमें कौन से हैं? फीफो है, एप्टिपल पेज रिप्लेसमेंट है, लीस्ट रिसेंट यूज़ है, और मोस्ट रिसेंट यूज़। इसे मैंने छोटा छोटा लिख करके लिखा है, लेकिन ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको।
अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है डिस्क शेड्यूलिंग। और डिस्क शेड्यूलिंग बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरी इस एफ़र्ट के बदले में, या आपको अगर पसंद आता है, और इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराऊंगी, और टेस्ट के बाद मैं इस पर डिटेल जो है वो लेक्चर्स जो है वो अपलोड करूँगी, जो कि इतने लंबे नहीं होंगे लेकिन अच्छे होंगे। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब डिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, डिस्क में क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, एक सिंगल लाइन में प्लेटर है, फिर सरफेस है, फिर ट्रैक है, फिर सेक्टर है, और सेक्टर के अंदर डाटा होता है। ये मैरून में जो मैंने शक्ल के नीचे लिखा हुआ है, बस यही सारी कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब सीक टाइम क्या है, सीक टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच टू डिजायर्ड ट्रैक। रोटेशन टाइम क्या होता है कि टाइम जब वो मतलब फुल रोटेशन 360 की कंप्लीट करेगा। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, टाइम टेकन टू सर्च डिजायर्ड सेक्टर। जब वो सेक्टर को ढूंढेगा तो वो रोटेशनल लेटेंसी है। लेकिन लेकिन जब वो जो है डिज़ायर ट्रैक तक पहुंचेगा तो उसको सीक टाइम कहते हैं। ये आपने डिफरेंस ज़रा गौर से देखना। ट्रांसफ़र टाइम, डाटा टू बी ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र रेट को और ट्रांसफ़र रेट और डाटा रेट क्या होता है, नंबर ऑफ़ हेड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर कैपेसिटी ऑफ ट्रैक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये सेम ही होता है, ठीक है। ये आपने देखना है कि ये इसमें जो है ये MCQs हैं, और ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और इसमें FCFS है, जो आता जाए उसे चलाते जाओ। SSTF में है कि जो हेड के करीब है वहाँ से शुरू करना है और आगे चलते जाना है। उसी लिहाज से ये मैंने शक्लें भी नीचे बनाई हैं और एक ही मिसाल ली है, और उसके हिसाब से मैंने सारी ये बना दी हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। SES स्कैन क्या है कि जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक एंड तक जाना है, फिर वहाँ तक आना है जहाँ तक सर्विस एंड हो जाए, जैसे ये नीचे एस स्कैन में लिखा किया भी हुआ है। और अब नेक्स्ट क्या है, लुक, जहाँ से स्टार्ट करना है सर्विस तक जाकर दूसरी तरफ एंड तक जाना है, जैसे ये नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है। जो मैंने डायग्राम बनाई है उससे आप मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। सी लुक जो है वो भी सर्विस तक जाकर ज़ीरो से शुरू करना है और फिर सर्विस तक आना है। और ये आपको देखना होगा कि सर्विस से मैं बोल रही हूँ कि जो हमें CPU जिसकी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।